8 मार्च 2014 यानी कि आज से करीब 8 साल पहले मलेशियन एयरलाइन के एक जहाज़ फ़्लाइट MH370 मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ़्लाइट में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर्स मौजूद थे, जिनमें से ज़्यादातर पैसेंजर्स का ताल्लुक़ चाइना से था। दोनों पायलट्स इंतहाई एक्सपीरियंस थे, जिनमें से 53 साल के ज़हरी अहमद शाह को 33 साल का एक्सपीरियंस था, जबकि इनके को पायलट फ़ारिक अब्दुल हमीद जो कि 27 साल के थे और उनका फ़्लाइट एक्सपीरियंस 7 साल का था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो 11 साल पुराना ये बोइंग 777 जहाज़ था, जिसमें ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी और ना ही पास में ये जहाज़ किसी भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हादसे का शिकार हुआ था। बताने का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि ये मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाली एक नॉर्मल फ़्लाइट थी, जो रोज़ाना 5 घंटे 34 मिनट की परवास करके मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से वापस मलेशिया जाती थी। लेकिन आज का दिन इस फ़्लाइट के लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था, बल्कि ये एबनॉर्मल से भी काफ़ी बढ़कर कुछ था। बेशक MH370 को 5 घंटे 34 मिनट फ्लाई करना था, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल डाला गया, जिससे वो 7 घंटे और 41 मिनट तक फ्लाई कर सकती थी, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज़्यादा। ऐसा करना भी एयरपोर्ट एयरलाइन की रूटीन प्रैक्टिस होती है, ताकि इमरजेंसी में अगर प्लेन को कहीं और से कहीं और लेना पड़े तो इसमें फ्यूल की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। Delivery Malaysian 370, good morning. Malaysian 370, standby. Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight number 340 to Beijing. ये दिन था 8 मार्च 2014 का और फ़्लाइट ने रात के 12:42 में रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़ारी टेक ऑफ से पहले और उसके बाद भी कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज़ ने अपनी डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी और ठीक 20 मिनट बाद यानी रात के 1:09 पर जहाज़ में लगे ट्रांसपोर्टर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रिटर्न को भेज दी। ये ट्रांसपोर्टर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, जो हर थोड़े टाइम के बाद अपनी करंट लोकेशन करीबी रडार को पहुंचाता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब कि प्लेन के मुताबिक चल रहा था। इसकी ठीक 10 मिनटों के बाद यानी रात के 1:19 पर जब फ़्लाइट MH370 मलेशियन एयरपोर्ट से निकलकर वियतनाम के एयरपोर्ट स्टेशन की तरफ जाने लगी तो कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार पायलट ज़हारी से कांटेक्ट किया और ये अल्फाज कहे। Malaysian 370, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था कि अब फ़्लाइट MH370 को हो ची मिन के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए था। फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़ारी ने ये मैसेज सुना और इसका रिप्लाई भी दिया, गुड नाइट MAS 370। Good night, Malaysian 370. ना ही कंट्रोल टावर को पता था और ना ही शायद कैप्टन ज़ारी को कि ये गुड नाइट मैसेज MH370 से रिसीव होने वाला शायद आखिरी मैसेज होने वाला है। ये वो वक्त था जब फ़्लाइट को टेक ऑफ किए 37 मिनट्स गुजर चुके थे। अब नॉर्मली होता यूँ है कि प्लेन जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कांटेक्ट में रहता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था, लेकिन सब कुछ जो अभी तक नॉर्मल चल रहा था वो अब एबनॉर्मल होने लगा। जी हाँ, अपने आखिरी मैसेज के ठीक 3 घंटे बाद यानी रात के 1:21 पर फ़्लाइट MH370 अचानक अपने रडार से गायब हो गई, यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन दोनों के रडार से प्लेन पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब ये बात कुआलालंपुर के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात थी, जब उन्होंने समझा कि MH370 अब वियतनाम एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इसी वजह से उनके रडार से गायब हो गया है। लेकिन जब हो ची मिन कंट्रोल टावर ने प्लेन को अपने रडार से गायब होते देखा तो उनको कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फ़ौरन कैप्टन से रब्ता करने की कोशिश की तो आगे से कोई जवाब नहीं आया।
अगले 18 मिनटों तक हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर से MH370 से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन कैप्टन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और तभी हो ची मिन्ह टावर ने कोलालंपुर टावर से कांटेक्ट किया और उन्हें इस सिचुएशन से अपडेट किया। अब नॉर्मली इस सिचुएशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कोलालंपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटे बाद एयरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके थे और ये वही टाइम था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। एक उम्मीद थी कि शायद जहाज़ अपने वक्त पर बीजिंग लैंड कर जाए, लेकिन वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं आई। खैर, सुबह की 6:32 पर ठीक उस जगह जहाँ प्लेन गायब हुआ था वहाँ एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज़ की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना के सी के बॉर्डर पर ढूंढना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ भी प्लेन का कोई नामो निशान ना मिला। इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस हादसे का मालूम हो चुका था। टीवी न्यूज़, वेबसाइट्स, सोशल साइट्स सब के सब सिर्फ यही न्यूज़ दिखा रहे थे। इस दौरान कई मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन टीम भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गई। प्लेन का अचानक तमाम रडार से गायब हो जाना वाकई किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, और अगर वो इस एरिया पर समंदर में क्रैश भी होता है तो इतना बड़ा जहाज़ है, कोई ना कोई चीज़ तो पानी में तैरती हुई नज़र आनी चाहिए थी। लेकिन अगले पूरे 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, पर कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। फिर 4 दिन के बाद एक खबर आई जिसने तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को हिला कर रख दिया। 8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MH370 जब रडार से गायब हुई थी तो वो सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रडार पर अगले 1 घंटे तक शो होती रही। उसके बाद जो कुछ हुआ वो कुछ यूँ था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद जहाज़ ने कुछ मिनटों के लिए राइट पर जाना शुरू किया और फिर यू टर्न करके वापस मलेशिया की तरफ टर्न किया। पूरे 21 मिनटों के बाद जहाज़ ने मलेशिया के शहर पीनिंग को क्रॉस किया और फिर मलाक्का स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गया। आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इंडियन ओशन के इस पॉइंट तक डिटेक्ट किया गया और इस वक्त तक रात के 2:22 हो रहे थे। अब इसके बाद MH370 ना ही मिलिट्री रडार पर शो हुई और ना ही किसी सिविलियन रडार पे। पूरी रेस्क्यू टीम और इस प्लेन से जुड़ा हर शख्स सिर्फ यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे कि प्लेन गया तो गया कहाँ। इससे भी बढ़कर जो चीज़ तंग कर रही थी वो ये थी कि प्लेन ने बीजिंग के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में शार्प यू टर्न क्यों कर लिया। जो रेस्क्यू टीम पहले गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशन के हिस्से में ढूंढना शुरू हो गई, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर प्लेन का वहाँ भी कोई अता पता नहीं मिला। अगले कुछ दिनों के बाद एक और खबर मिली और उसने एक बार फिर से पूरी सिचुएशन चेंज कर दी। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री रडार से तो 2:22 पर गायब हुआ था, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था। आपको यहाँ अपडेट करते चलें कि बोइंग एयरप्लेन के लिए ये एक नॉर्मल बात होती है कि जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक हर 1 घंटे के बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसेट नामी सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट पर सेव डेटा की मदद से एक्सपर्ट्स ने एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म की, तो आखिरकार फ्लाइट MH370 के अगले मूव का भी पता चल गया। पता ये चला कि मिलिट्री रडार से भी गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने दोबारा एक टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह को 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MH370 की तरफ से मिलने वाला आखिरी सिग्नल था। इसके बाद प्लेन ने ना ही किसी और सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही किसी और रडार पर शो हुआ। यानी जिस वक्त रेस्क्यू टीम पहली बार जहाज़ को ढूंढ रही थी, असल में उस वक्त जहाज़ फ्लाई कर रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहाँ से बहुत दूर थी। एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर वेस्ट में ठीक इंडियन ओशन के इस कर्व स्पॉट पे आकर जहाज़ का सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा। यानी
कोलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस कर्व स्पॉट तक जहाज़ को पहुंचने में पूरे 8 घंटे लगे और जहाज़ में टोटल फ्यूल भी सिर्फ इतना ही था। ज़्यादा चांसेस है कि MH370 इसी कर्व स्पॉट पे आकर कहीं फ्यूल ख़त्म होने की वजह से क्रैश हो गया। इंडियन ओशन का ये हाईलाइट कर्व हिस्सा पूरे इंडिया से भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन। MH370 को ढूंढना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब तक प्लेन या उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश होने से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ प्लेन को तलाश करने का अमल चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। सालों के बाद डीप सी सर्च ऑपरेशन को आखिरकार ख़त्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज़्यादा खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का तो कोई अता पता नहीं मिला, लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के ठीक 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रीयूनियन पर जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लैपरॉन पर जब तहकीक हुई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। एक्सपर्ट्स का मानना था कि जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त ये फ्लैपरॉन एक्सटेंडेड नहीं था और अफसोसनाक तौर पर इसका मतलब ये है कि पानी में क्रैश होते वक्त जहाज़ अपनी नोज़ के बल समंदर में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के कई और हिस्से भी अफ्रीका के साहिल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन या उसमें बैठे मुसाफिरों का कोई सुराग नहीं मिल सका। मलेशियन फ़्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ ये आज तक किसी को मालूम नहीं। खैर, असल बात क्या है ये तो प्लेन के अंदर मौजूद ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो कि प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब हो गया है। न्यू रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा मानना है कि जितनी गहराई में टाइटैनिक 74 ईयर्स की कोशिशों के बाद 1985 में मिली थी, तो उसी तरह ये मानना गलत नहीं होगा कि फ़्लाइट MH370 या उसका ब्लैक बॉक्स भी हमें मिल सकता है। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो में की गई छोटी सी इंफॉर्मेटिव कोशिश पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।